नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमार। आज हम कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सोल्व करेंगे, जिसका जो पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 140 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग क्या है? तो पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये 140 है। इसमें सबसे पहले 2 का भाग दीजिए। 2 7 14 70 बार, फिर 2 का दिया 35 बार, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का दिया। ये तो इसके जो फैक्टर हुए वो है 2 × 2 × 5 × 7। ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इनकी घातों का योग पूछ रहा है। तो इसकी घात 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया घातों का योग वो है 4। तो इसका जो उत्तर है ग, ये ग उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? यानी कि जो रेखिक बहुपद होता है वो है ऐसे ax + by + c। ये रेखिक बहुपद है। इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है। इसका मतलब रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो होती है 1। तो इसका आंसर है 1। अगला देखिए, रेखिक समीकरण युग्म में यदि a1/a2 = नॉट b1/b2 है तो बीजगणित हल होगा। तो ग्राफ की जो शर्तें होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसमें जो ग्राफ बनता है वो है 1 हल होता है इसमें। यानी जब ये कंडीशन आती है तब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, निकाय संगत होता है और अद्वितीय होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है 1। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान है तो विवेचक b² - 4ac होगा। यानी कि जब मूल वास्तविक एवं असमान हो तब b² - 4ac > 0 होता है। यानी कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समरूप आकृति नहीं है। तो इसमें जो समरूप आकृति नहीं है वो है आयत। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, देखिए जैसे ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। यानी कि ये x डेश है और ये मूल बिंदु है, ये y डेश है। यानी कि इस लाइन पर कहीं पे बिंदु स्थित है। माना कि यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है P, इसके जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, यहाँ पे x का मान तो कुछ ना कुछ रहेगा और y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x और 0। अगला कोण है, अवनमन कोण बनता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। देखिए, अवनमन कोण जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और उन्नयन कोण होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है तो इस प्रकार बना 49 कोण का मान होगा। देखिए, जैसे ये एक मीनार है और ये इसकी छाया है। इसका मतलब क्या है? मीनार की जो ऊंचाई है वो उसकी छाया के बराबर, परछाई के बराबर है। तो माना कि यदि मीनार की ऊंचाई ये मीनार की ऊंचाई h है और ये परछाई की ऊंचाई भी h है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। और ये कोण अपने को ज्ञात करना है कि थीटा क्या है। तो अपने को मालूम है कि यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार tan के अंदर आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और tan थीटा बराबर लंब का मान अपना h है और आधार भी क्या है? h है। तो h को h से कटेंगे 1, यानी कि tan थीटा बराबर आ गया 1। और अब जब मुझे मालूम है कि tan थीटा बराबर ये 1 कितने डिग्री का मान होता है? tan 45 का मान होता है।
तो 10 से 10 क्रॉस हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी इसका जो उत्तर आ रहा है वो है 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा है वो p डिग्री है, तो आप इस थीटा की जगह केवल आप p डिग्री लिख दीजिए, तो आपका आंसर होगा पाई r स्क्वायर p डिग्री बटा 360, ये आंसर है। तो इसमें देखिए पाई r स्क्वायर ये वाला होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न बंटन का माध्यक होगा, यानी कि आपको जो आंकड़े दे रखे हैं 5, 8, 3, 4, 2 और 8, ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो जब माध्यक याद करते हैं तो माध्यक का जो फॉर्मूला है जब आंकड़े दे रखे हो तब होता है सिग्मा x बटा n, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ इन सब का टोटल करना है, 5 + 8 + 3 + 4 + 2 + 8 बटा ये जितनी संख्या उतना। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है। अब जोड़िए 8 5 13 13 3 16 16 4 20 20 10 30 30 बटा 6, यानी कि 5 आंसर आ गया इसका, ये इसका का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमेशा 1 होता है, 1। अगला है, बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, वो होता है -b/a। तीसरा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। चौथा देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला वो होता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री या 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री, ये आंसर है इसके अंदर। अगला पेज देखिए, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण वो होता है 6 डिग्री। क्योंकि जो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है 1 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, मिनट की सुई। तो 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो बनाएगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री आंसर हो गया इसका। तो यहाँ 6 डिग्री, ये 6 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखिए, ये एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर पॉइंट है, मध्य केंद्र है। तो ये जो सबसे बड़ी ये जीवा है, ये जीवा, तो इस जीवा को अपन व्यास कहते हैं, व्यास। तो जीवा तो इसमें बहुत सारी है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है वो केंद्र से होकर निकलती है और उसको अपन व्यास कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग 0 व गुणा √5
5 है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा। अब यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योग है वो है 0, यानी एल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और 0x प्लस शून्यकों का गुना आपको दे देगा √5, तो ये √5, इसका मतलब आपका आंसर हुआ एक्स स्क्वायर, 0 को x से गुना करेंगे तो 0, तो क्या बचा केवल √5। तो इसका जो आंसर हो गया वो है एक्स स्क्वायर प्लस √5। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद से बने वक्र को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद से बने वक्र को परवलय कहते हैं, परवलय। तो इसका जो आंसर है वो है परवलय। अगला क्वेश्चन है, समरूपता का ट्रिपल ए नियम लिखिए। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के समान हो तब दोनों त्रिभुज आपस ट्रिपल ए नियम से समरूप होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण जब दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए नियम से समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में AC का मान ज्ञात कीजिए यदि D पैरेलल है BC। ये देखिए ये ट्रायंगल है एक, ये एक त्रिभुज है ABC, ये है DE, इसमें AD की वैल्यू 1.5 है, BD की वैल्यू 3 है, AE की वैल्यू 1 है और अपने को इसका मान ज्ञात करना है। इसमें आपको दिया हुआ कि D पैरेलल है BC। तब अब थेल्स प्रमेय से अपन जानते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है, थेल्स प्रमेय से। तो AD की वैल्यू 1.5 है बटा 3 बराबर 1 बटा EC का मान है वो अपने को ज्ञात करना है, EC की वैल्यू। आप इन दोनों को वज्र गुणा कीजिए तो 1.5 इंटू EC बराबर 3 एकम 3, तो यहाँ से EC बराबर हो जाएगा 3 बटा 1.5, यहाँ से पॉइंट है यहाँ 0 आ जाएगा, 15 गुना 30, 2 सेंट। तो EC का जो मान है वो है 2 सेंट, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2 सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ देखते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। अगला है, एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई एक पॉइंट है वो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये कोई मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से यानी यहां से कोई बिंदु है यहां पर, इसके इस यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, माना कि वो बिंदु है C। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो आपको देखिए 15 मीटर। ये AB कोई मीनार है। आगे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये मीनार का शिखर है
इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का है। तब अपने को ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है। अब इस देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या अपने को दिया हुआ है। लंब तो अपने को ज्ञात करना है, लंब h है, ज्ञात करना है। अच्छा आधार देखिए, आधार इसमें 15 मीटर और थीटा है इसमें 60 डिग्री। तो अपने को मालूम है कि लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार tan में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री, लंब का मान h और आधार का मान 15। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 बराबर h बटा 15। अब आप इसको वज्र गुणा करेंगे, h बराबर 15√3 मीटर। यानी इसका जो आंसर आया है वो है 15√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। छब्बीस व 91 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 26 का अपन और ये 91 दोनों का अपन अभाज्य गुणन करेंगे। 2 का भाग दिया 13 बार, फिर 13 का 1, इसमें 7 का दिया 13 बार, वापस 13 का 1 बार। तो 26 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 13 और 91 के जो फैक्टर है वो 7 × 13। अपने को पूछा HCF, तो अपन जानते हैं कि HCF में अपने को उभयनिष्ठ संख्याएं लेनी पड़ती है। तो यहाँ उभयनिष्ठ संख्या 13 है तो HCF बराबर हो गया 13। यानी इसका जो आंसर है वो है 13। अगला विषय है यदि किसी की भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। इस कथन को बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने को केवल यहाँ समीकरण बनानी है। तो देखिए जो कोई भिन्न होती है वो भिन्न x बटा y के रूप में होती है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में होती है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो आप अंश में भी 2 जोड़िए x + 2 और हर में भी 2 जोड़िए। तो इसका जो ये जो भिन्न है तब 9/11 प्राप्त हो जाती है। अब क्या करना अपने को, इन दोनों को वज्र गुणा करना। तो 11 को पहले 11 गुणा x + 2, ऐसे ही 9 को इससे गुणा कीजिए 9 y + 2, 11x 11 दूना 22 बराबर 9 को y से किया 9y + 9 दूनी 18। अब चर एक तरफ कर लीजिए और अचर एक तरफ। तो 11x माइनस ये संख्या उधर लिया और 9y बराबर 18, ये 22 इधर चला जाएगा तो माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस का 4। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। इसका ये उत्तर है। ये है क्वेश्चन नंबर 8वां है इसका 8वां। अगला है वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ बटा 360 डिग्री माइनस r² × sin θ बटा 2। ये फॉर्मूला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 के हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण ने दे दी है x माइनस वाई बराबर 14, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पे भी ये कुछ भी नहीं दे रखा है कि कौन सी विधि से करना है, तो मैं यहाँ पे इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या करना है, अपने को इनको घटाना है। तो घटा दीजिए, क्योंकि दोनों चर सेम है तो किसी को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है।
यहाँ निशान बदलना, यहाँ प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब अक्स से तो अक्स क्रॉस हो जाएगा। अब आप देखिए आगे, देखिए जो पहली इक्वेशन है वो x माइनस वाई बराबर 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4। अपन इनको विलोपन विधि से करें तो इन्हें निशान बदले, ये संख्या भी कट गई, ये भी कट गया, यानी कि इधर तो आ गया 0, इधर आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी चर नहीं बच रहा है। इसका मतलब इसकी पहले कंडीशन चेक करते हैं, x माइनस वाई बराबर 14 और ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से देखिए ये तो हो गया 1/1, यहाँ से हो गया इसका गुणांक देखिए -1/-1 और इसका जो गुणांक है वो है -14/-4। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब आती है देखिए आप, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है वो समांतर बनता है, इसका ग्राफ समांतर बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं, यानी इसका कोई हल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ग्राफ की तीसरी कंडीशन आ रही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि लघुत्रात्मक प्रश्न है, दर्शाइए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 बराबर 3/2। यहाँ P/2 सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा 2 = 0। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि P और Q का जो HCF होता है वो 1 होगा। दो संख्याओं का या फिर 3 संख्याओं का HCF यदि 1 होता है तो वह सहभाज्य संख्याएं होती है। अब अपने क्या करना, ये जो 7 है इस 7 का ट्रांसफर करना है, तो √5 बराबर P/7Q, ये होगी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में 5, 7, Q ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अतः √5 बराबर परिमेय संख्या। लेकिन ये हमारी कल्पना का विरोधाभास, कल्पना का विरोधाभास है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² -2x -8 के शून्य ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है x² -2x -8, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो x² -2x -8 जब अपन गुणनखंड करेंगे तो प्रथम पद और तीसरे पद को देखा आपको गुणा करना है गुणांक में। तो
इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 8 है, तो इन दोनों को गुणा किया 8 आया। यानी कि अपने को ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा तो 8 होता है और उनको जोड़े या घटे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 2 का पहाड़ा बोला, 2 चौका 8, 4 बार। अब देखिए यदि इन दोनों को मैं घटाता हूँ तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो है दोनों आ जाएंगे। अब निशान इसके माइनस है तो बड़ी संख्या में माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस का लगा दीजिए। तो -2x की जगह अपने को ये दोनों संख्याएं लिखनी है। तो x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x -4 बराबर 0। अब इन दोनों देखिए इसमें ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो x -4 और x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों पदों के बराबर में 0 रखेंगे, तो x -4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो x बराबर 4, यानी एक आंसर तो आपका 4 आया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो x बराबर -2, एक आंसर ये है। यानी कि दो शून्य का आया है, पहला शून्य 4 आया है और दूसरा शून्य -2 आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, दोनों को अपन मानेंगे। माना कि बड़ी संख्या है वो है x और छोटी संख्या है वो है y। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात जो पहली कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या को बाकी करूं तब उसका जो अंतर है वो 26 आता है। यानी कि x - y बराबर 26, ये होगी समीकरण नंबर 1 पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि ये तो पहली कंडीशन से आया, पहली शर्त से। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो ये बड़ी संख्या और इधर है एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या को x माना है और छोटी संख्या को y माना है। बड़ी संख्या छोटी की तिगुनी, ये तिगुनी है, लेकिन समीकरण को बैलेंस करने के लिए अपन छोटी संख्या को 3 से गुणा करेंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी ये है, लेकिन 3 गुने पर इसको करेंगे छोटी वाली को, ताकि समीकरण क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये आ गया नंबर 2, यानी दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई। अब अपने क्या करना है, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 का मान 1 में रखने पर तो x - y बराबर 26, इसमें आप मान रखेंगे x का मान, x की जगह 3y माइनस y बराबर 26। 3y से 1y गया 2y, 2y बराबर 26। तो y का जो आंसर आया है वो है 26/2, तो y बराबर 13। यानी y अपन ने मानी है छोटी संख्या, इसका मतलब y का जो आंसर है छोटी संख्या है अपने पास 13, छोटी संख्या तो है 13 और दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। एक संख्या 13 ही है। ये मान y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, चाहे वो 1 नंबर में रखिए चाहे 2 नंबर में रखिए। तो दूसरे समीकरण में दे रखी है अपने को x बराबर 3y, सेकेंड समीकरण है x बराबर 3y। इस समीकरण पर y का मान रख रहा हूँ मैं, तो x बराबर 3 × 13, तो x बराबर 39। यानी कि बड़ी संख्या अपने पास है 39। ये जो y का आंसर आया अपने y वो आया 13। ये छोटी संख्या है। ये जो मान है आप कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो। तो मैं दूसरे में रख रहा हूँ, इस y की जगह पे 13 रख रहा हूँ, 3 × 13। तो 13 को 3 से गुणा करेंगे 39, यानी कि जो बड़ी संख्या ये x उसका आंसर आया है 39। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। सातवां क्वेश्चन है, यदि AP 10, 7, 4
डॉट 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 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो दे रखी है 10, 7, 4 और अपने को याद करना तीसरा पद। देखिए यहाँ से जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है a वो 10 है और सार्वंतर जो है सार्वंतर b, देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये पद है, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4। तो अपन सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में पहला पद बाकी कर लेंगे a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू 7 है और ये है 10, तो 7 माइनस 10 करेंगे, ये आ गया माइनस का 3 और अपने को ज्ञात करना तीसरा पद यानी n बराबर 30, पदों की संख्या 30 है। अब समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अपने को तीसरा पद ज्ञात करना तो a30, a की वैल्यू है 10, n का मान है 30 माइनस 1 इंटू b का मान आया -3, तो 10 प्लस 30 में से जाएगा 29 इंटू माइनस का 3, 10 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस 29 87 और 10 में से 87 जाएगा तो माइनस का 77, यानी इसका जो आंसर आया सातवें का वो आया माइनस का 77। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। आकृति में दी LM पैरेलल है CB और LN पैरेलल है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये जो चैप्टर 6 है त्रिभुज उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए A B C D, यहाँ पे L बिंदु है, यहाँ पे M और यहाँ पे N। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि LM पैरेलल है, LM समांतर है CD, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में LM और BC समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है थेल्स प्रमेय। तो इसका जो होगा वो होगा AL बटा LC बराबर AM बटा MB। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, ये आप पूरा जब चैप्टर 6 के वीडियो में जाके देख लेना कि थेल्स प्रमेय कैसे आते हैं। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज ADC में ये इसके पैरेलल है। ADC में LN समांतर है CD, अतः LN समांतर CD, इसका मतलब AL बटा LC बराबर AL बटा ND। ये हुई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में आप देखिए यहाँ पे AL बटा LC और AL बटा LC ये दोनों सेम है। तो अपने क्या करना, किसी भी एक समीकरण से AL बटा LC का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आगे ये दोनों बराबर, ये बराबर है तो इसको तो घटा दीजिए, बचा क्या AM बटा MB बराबर AN बटा ND। अब देखिए जो अपने को लाना है, जो सिद्ध करना है वो नीचे लाना है AB और यहाँ पे आ रहा है MB। तो अपने को क्या करना है
कि ये जो आया है इसको उल्टा करके दोनों पक्षों में +1 कर दूंगा। देखिए उल्टा कीजिए इसको, mb बटा am +1 बराबर nd बटा an +1। मैंने क्या किया, वो लाने के लिए am बटा ab बराबर an बटा ad लाने के लिए ये जो आया है इसको पहले उल्टा करना है, फिर दोनों पक्षों में +1 जोड़ना है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी लघुत्तम लूँगा, लघुत्तम। तो लघुत्तम, इसका लघुत्तम आया am और इधर का लघुत्तम आया am। तो am से यहाँ m है, am से m कट गया तो बचा क्या mb प्लस am को 1 से गुणा किया am। इधर देखिए an से m कट गया तो बचा nd और प्लस am को 1 से गुणा किया am। अब आप देखिए ये जो आया है mb प्लस am, mb प्लस am, ये mb है और ये m है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी बनेगी लाइन ab। ये हो गया AB बटा AM बराबर ND में, इस लाइन में AN जोड़ेंगे तो पूरी बनेगी AD बटा AN। अब देखिए अपना क्या आंसर है, उसमें आ रहा है AM बटा AB और AN बटा AD, यहाँ आ रहा है AB बटा AM और AD बटा AN। तो वापिस इसको अपन उल्टा कर लेंगे, तो AM बटा AB बराबर AN बटा AD। इस प्रकार से अपने इस इक्वेशन प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 2, 3 व 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं ए और बी, यह है क्वेश्चन नंबर 9। ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 2 3 है और बी के निर्देशांक है वो है 4 और 1। तो ए और बी के जो बीच की दूरी है, ए बी के मध्य दूरी वो है, मध्य दूरी का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मध्य दूरी बराबर जो दूरी सूत्र होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जो वैल्यू है ये x2 है और ये y2, यहाँ पे x2 का मान 4 है और y2 का मान 1। तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 प्लस 2 को 2 से करेंगे -2 को -2 से करेंगे 4 और 4 4 हो गया 8। 8 की जब फैक्टर करेंगे, 8 के जो टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में 2 के जोड़े लेते हैं तो एक संख्या तो 12 जाएगी, अंदर बचा रूट। यानी जो मध्य दूरी आई है ए बी के वो है 2√2। तो इसका जो आंसर है वो आया है 2√2। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो अपने क्या करना है, सारणी से साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60 का मान ज्ञात करना का पड़ेगा पहले तो ये जो मान कैसे निकालते हैं अपन पहले मान निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले गिन के लिखते हैं 0 1 2 3 4। इन सब में अपने को 4 का भाग देना, 4 का।
जो संख्या कटती है उसको पहले काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया 1/1। इसके बाद में काटने के बाद में अपने को इनका वर्गमूल करना है। वर्गमूल देखिए, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा, ऐसे इसका वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है। इसमें देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल √2 होता है। इसमें देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता, पूरा पूरा नहीं होता है, तो √3, 4 का 2। इसमें 1 का 1, 1 का भी 1। ये जो भी मान आए हैं ये सब साइन के मान आए हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे जब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाता है, 0, तो 0/1, यानी कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो 1 तो है। अब आगे देखिए, ये सब साइन की वैल्यू है, यानी इस साइन के मान है। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब ये कर्ण है, लंब कर्ण लंब कर्ण लंब कर्ण लंब कर्ण। तो अपने को पहले देखिए, मान ज्ञात करने की जो ट्रिक है वो यहाँ पे कोण लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो गया लंब, यहाँ पे हो गया आधार, यहाँ पे हो गया कर्ण। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। देखिए लंब कौन कौन से हैं? ये 0, 1, 1, √3 और 1। तो ये साइन के मान सीधे लिख लिए, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। लंब के मान लिख लिए मैंने। अब कर्ण के मान लिखिए, 1, 2, √2, 2 और 1। अपने को अब क्या करना है, ये जो लंब है ना, तो आधार के जब मान लिखेंगे तो लंब को उल्टा करके लिखना है। इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ 1, √3, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर 0। अब मुझे एक सूत्र याद है, लाल बटा तत्ता, उसके अकॉर्डिंग अपने को मान निकालना। देखो साइन, देखिए साइन 60 का मान, तो साइन का सूत्र मुझे मालूम है कि जो साइन का सूत्र होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो 60 वाली लाइन में देखिए लंब और कर्ण, 60 वाली लाइन में लंब का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, क्योंकि साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। अब चाहिए कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री। तो कोस का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, कोस का जो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो 30 डिग्री में देखिए आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो कोस 30 का मान हो गया √3/2। अब चाहिए साइन 30 का, ये साइन 30, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो 30 डिग्री वाली लाइन में देखिए लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, 1/2। ऐसे ही चाहिए कोस 60 डिग्री, कोस में आधार बटा कर्ण होता है। 60 वाली लाइन देखिए, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2। ये आपके सभी साइन के मान आ गए, जितने भी मान चाहिए वो सभी लिख लिए हैं। अब इसके आगे देखिए, सॉल्व करेंगे। साइन 60 का मान है √3/2 इंटू साइन के और कोस के बीच में इंटू का निशान है। अब कोस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। √3 से जब गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से किया 4, इसका लघुत्तम आ गया 4, 4 एकम 4, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 4 एकम 4, 1 को 1 से किया 1, 3 1 4/4 यानी 1। ये इसका आंसर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आया है वो 1 आया है, 1 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के कोण से 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ये भवन है और ये भूमि पे कोई बिंदु स्थित है, यह भवन और भवन की ऊंचाई है वो है 20 मीटर। नाम दे दीजिए इसको ए बी सी। यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये जो भवन का शिखर पर है इस पे एक संचार मीनार लग रही है, ये है मीनार ए बी सी, इसको आप नाम दे दीजिए डी, यानी मीनार जो है वो ए डी है। अब क्वेश्चन कह रहा है मीनार का तल, तो मीनार का तल ए बिंदु है, यहाँ से ये जो बिंदु है भूमि पर इसका जो कोण है वो है 45 डिग्री और मीनार का जो शिखर है यहाँ से ये जो कोण है ये बन रहा है 60 डिग्री। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब आपको दिया हुआ है 1 डिग्री बराबर है 20 मीटर। अच्छा जो आधार दे रखा है आधार BC वो है नहीं, तो अक्स मान लेते हैं मान। अच्छा ठीक है, इसका 45 डिग्री। अब देखिए लंब और आधार टेन में आता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 45 डिग्री बराबर लंब का मान 20 और आधार आपको मैक्स मान रखा, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर 20 बटा x, यानी कि अब आप ये जो है इसको आप वज्र गुणा करना है, इसको वज्र गुणा, तो अक्ष को इस अक्ष को 1 से इंटू कीजिए, x बराबर 20 मीटर, ये आधार आ गया, यानी ये जो है ये 20 मीटर आ गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में जो लंब है DB वो हो गया AD प्लस AB। AD का मान मुझे पता नहीं है तो मान लिया मैंने H प्लस AB की वैल्यू है वो है 20, यानी लंब हो गया H प्लस 20 मीटर। अच्छा आधार है BC का मान आपको आ गया अपने पास 20 मीटर और इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री, तो लंब आधार 10 में आता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 डिग्री, जो लंब का मान है वो H प्लस 20 बटा आधार का जो मान है वो है 20, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर H प्लस 20 बटा 20। अब वज्र गुणा कीजिए, वज्र गुणा, तो ये हो गया H प्लस 20 बराबर 20 को इससे गुणा कीजिए 20 √3, अब इस 20 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया H बराबर 20 √3 माइनस 20। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकल रहा है, जब कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया H बराबर 20 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 20 यहाँ बचा √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है ये H, ये मीनार की ऊंचाई H है वो आई है 20 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है, यानी इसका जो आंसर आया है मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के शुरू पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा इसको डीपली नहीं कराऊंगा, सीधा सिंपल करा रहा हूँ। करना कैसे आपको, यह है क्वेश्चन नंबर 12। एक सर्कल है और सर्कल पे ये व्यास, सर्कल है, सर्कल में ये व्यास खींचा हुआ है और व्यास के शुरू पर ये है स्पर्श रेखाएं खींची हुई है।
ये स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, इनके मैं नाम दे देता हूँ, ये AB और ये PQ, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है और ये सेंटर है यहाँ पे। और ये स्पर्श रेखाओं पे जो लंब है ये L है, इसको नाम दे देता हूँ L। तो देखिए सीधे सिंपल सा है, इसमें अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर होती है, यानी अपने को ये बताना है कि AB पैरेलल है PQ के, ये सिद्ध करना है। और बहुत आसान है। देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये लाइन इस लाइन पे लंब है, और जब लंब होता है तो अपने को बताया कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पे। तो ये भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा पे लंब है, तो इधर भी इसका कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो तिरछी रेखा के जो कोण होते हैं, चाहे वो एकांतर कोण हो चाहे वो संगत कोण हो, वो बराबर होते हैं तथा अंतर कोण का योग भी इससे 180 डिग्री होता है। यदि एकांतर कोण बराबर हो चाहे संगत कोण बराबर हो या उनकी एक ही ओर के अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। तो यहाँ देखिए ये जो कोण है ALO, कोण ALO ये 90 डिग्री है। ऐसे वह कोण P ये OMQ ये भी 90 डिग्री। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका रीजन है ये दोनों कोण ALO बराबर है कोण OMQ एकांत कोण। और जब ये दोनों कोण बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन भी आपस में समांतर होगी। केवल इतना सा आप लोगों को प्रूव करना है। इसका जब प्रश्नावली में आएगा तब आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। पहला क्वेश्चन है, देखिए जिसको इसकी रेडियस दे रखी है r वो है 4 सेमी और इसका जो कोण दे रखा थीटा वो है 30 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का मान 4 है तो 4 इंटू 4 बटा थीटा का मान 30 है, 30 रख दीजिए बटा 360 डिग्री। कट रहा है ये 12 बार तो ये कट गया। अगर और कोई संख्या कट रही देखिए 2 छक्की 12, ये 2 से 11 बार कट गया। ये 2 से और कट रहा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ऊपर ऊपर कौन सी संख्या बच रही 11 इंटू 4 इंटू 2 बटा नीचे बच गया 7 इंटू 3 तो 11 चौक 44, 44 को 2 से 88 बटा 7 21 वर्ग सेमी। यानी इसका आंसर ये होगा 88 बटा 21। और अभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं 88 में 21 का भाग दे दीजिए और आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये दैनिक व्यय दे रखे हैं और यहाँ परिवारों की संख्या दी हुई है। अपने को माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई सी भी विधि दी हुई नहीं है तो अपन चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें चाहे कल्पित से करें, आपकी इच्छा हो जिससे कीजिए या अपने परिचलन से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये देख लीजिएगा दैनिक व्यय, दैनिक व्यय ये देखा परिवार, परिवारों की संख्या यस। देखिए दैनिक व्यय में 100 से 150, फिर है 150 से 200,
200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, यानी परिवारों की संख्या है, यानी कि जो इनकी बारंबारता दे रही है f वो है 4, 5, 12, 2 और 2। सबसे पहले अपने को इनके जो मध्य मान है वो निकालने हैं, वर्ग चिन्ह निकालना है, अक्ष। तो अपने को अक्ष कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ के न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2, यानी 100 को और 150 को जोड़िए फिर आधा कीजिए। तो 100 और 150 250, 250 का जब अपन आधा करेंगे तो ये हो गया 125, यानी ये जो आया है 125 आया है। अब देखिए यहाँ इनका अंतर 50-50 का, तो आप क्या कीजिए इनमें भी 50-50 जोड़ दीजिए। तो 50 जोड़ेंगे तो ये हो गया 175, इसमें जोड़ दिया 50 तो ये हो गया 225, इसमें और जोड़ दिया ये 275, इसमें 50 जोड़ दिया ये 200, 325। ये अपन ने अक्ष निकाल दिया, ठीक है। अपने को यदि पद विचलन विधि से इसको करना है तो पद विचलन विधि में अपने को पता है u आता है, और u बराबर होता है x माइनस a अपॉन h। और एक कॉलम और बनाएंगे एट इंटू u, बहुत आसान है। ये जो a है ये कल्पित मान है, a है वो कल्पित मान है जो कि आपको अक्ष में से चूज करना है। ये जो a है, ये जो a है ये कल्पित मान है, वो इनमें से आप किसी भी एक संख्या को लेना है। मान लीजिए कि मैंने इसको a ले लिया, आपकी इच्छा हो जिससे ले सकते हो आप, चाहे इसको लो, इसको लो, इसको लो, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए जिसको माना उसकी सीट में आप 0 लिख दीजिए, बहुत आसान है। ऊपर लिखना है -1 -2, नीचे लिखना 1 2, सभी प्रश्नों में ऐसे होता है, सभी में आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपको ये कैसे आएगा तो यहाँ मान रख के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उनमें आप मान रखना, अभी मैं रख नहीं रहा हूँ, सीधा बताया आपको। अब आपको क्या करना, ऐप को डी को गुणा करना, तो 4 को 2 से क्या -8, 5 को 1 से क्या -5, 12 को 0 से क्या 0, 2 को 1 से क्या 2 और 2 को 2 से क्या 4। इनका जो अपने को सिग्मा आती है, ऐप इनको जोड़ना है, सिग्मा आती है, इनका टोटल करेंगे सिग्मा। अब देखिए इनको जोड़िए, 5 4 9, 9 12 21, 21 4 25 है, इनकी संख्या 25 है, इनको भी आप जोड़ देंगे। यहाँ तक हो गया -13 और ये हो गया +6। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, जब दोनों को बाकी करेंगे 13 में से -7। अब जो अपने पास फॉर्मूला है माध्य ज्ञात करने का पद विचलन विधि से, तो वो है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपने को मान रखना है। अब आप देखिए, एक की वैल्यू क्या है, अपन ने जो माना है ए, वो माना था अपन ने 225। ए जो माना है वो 225 है, मानते ए की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा एफ तो -7 बटा सिग्मा एफ का मान आया था अपने पास 25 टोटल है, एफ का जो इंटू एच यानी कि वर्ग अंतराल वो है 50। अब देखिए 225 और प्लस, आप इसको इससे गुणा करेंगे, काट दीजिए 25 दूना 50 2 बार, ये हो गया -14। 225 -14 प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, और 225 में से 14 जाएगा, ये हो गया 211। ये इसका आंसर हो गया 211। चाहे कोई सी विधि से कीजिए आंसर 211 ही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, इसका जो आंसर है वो 211। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंद्रहवां, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 15। 3 अंक देखिए कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 अंक स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं 999 पर।
यानी कि 3 अंकों वाली जो संख्या होती है 100 से शुरुआत होती है और ख़त्म होती है 999। तो अपने को ऐसी संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाजित होती है। देखिए 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो जिसमें 7 का भाग जाए? तो ऐसी संख्या पहली होगी वो है 105, यानी कि जो आपकी जो समांतर श्रेणी बनेगी, पहली संख्या 105, दूसरी 112, इस टाइप से बढ़ती जाएगी, और जो लास्ट वाली संख्या होगी वो बनेगी 994। तो यहाँ जो प्रथम पद है एक वो है 105, जो सारा अंतर है वो 112 माइनस 105 यानी 7 हो गया, और अंतिम पद an इसको आप अंतिम पद कहेंगे, ये है 994। और अपने को n ज्ञात करना है कि 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो an वाला सूत्र लगाना अपने को, n पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 994 बराबर a की वैल्यू 105 प्लस n अपने को ज्ञात करना है। अच्छा, डी का मान आ गया 7। अब देखिए 994 बराबर 105 प्लस इस कोष्टक वाली संख्याओं को 7 से गुणा करना, 7 है माइनस 7 है कम 7। अब इधर जो भी संख्या है उनका ट्रांसफर करना है, केवल चरका नहीं करना। तो 994 माइनस 105, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगी, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगी, बराबर ये 7 है। 994 से 105 घटाइए, 105 घटा दीजिए, तो ये हो गया 14 में से 5 जाएगा 9 बच गया यहाँ पे, यहाँ 8 का 8 ही, और यहाँ बच गया 9 में से 889। 889 में फिर 7 जोड़ दीजिए वापस से, तो ये हो गया 895, 896, ये 896 बराबर 7 n। अब अपने क्या करना है, ये 7 का ट्रांसफर करना है, भाग में आ जाएगा, तो यानी n बराबर अपने पास हो गया 896 बटा 7। n बराबर 7 एकम 7, यहाँ 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 5 बच जाएगा, और 7 बटा 56, यानी 128 संख्या ऐसी है जिनमें 7 का भाग जाता है। 100 से लेकर 999 के बीच 128 संख्या ऐसी है जिनमें 7 का भाग जाता है। अगला देखिए, अब इसका जो अगला पार्ट है वो भाग 2 में करेंगे।